यह उस समय की बात है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। खचाखच भरी एक रेलगाड़ी चली जा रही थी। यात्रियों में अधिकतर अंग्रेज थे। एक डिब्बे में एक भारतीय मुसाफिर गंभीर मुद्रा में बैठा था। सांवले रंग और मझले कद का वह यात्री साधारण वेशभूषा में था, इसलिए वहाँ बैठे अंग्रेज उसे मूर्ख और अनपढ़ समझ रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। पर वह व्यक्ति किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। अचानक उस व्यक्ति ने उठकर गाड़ी की जंजीर खींच दी। तेज रफ्तार में दौड़ती वह गाड़ी तत्काल रुक गई। सभी यात्री उसे भला बुरा कहने लगे। थोड़ी देर में गार्ड भी वहां आ गया और उसने पूछा, जंजीर किसने खींची है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैंने खींची है। कारण पूछने पर उसने बताया, मेरा अनुमान है कि यहाँ से लगभग 1 फरलांग की दूरी पर रेल की पटरी उखड़ी हुई है। गार्ड ने पूछा, आपको कैसे पता चला? वह बोला, श्रीमान, मैंने अनुभव किया है कि गाड़ी की स्वाभाविक गति में अंतर आ गया है। पटरी से गूंजने वाली आवाज़ की गति से मुझे खतरे का आभास हो रहा था। गार्ड उस व्यक्ति को साथ लेकर जब कुछ दूरी पर पहुंचा तो यह देखकर दंग रह गया कि वास्तव में एक जगह से रेल की पटरी के जोड़ खुले हुए हैं और सब नट बोल्ट अलग बिखरे पड़े हैं। दूसरे यात्री भी तब तक वहां आ चुके थे। जब लोगों को यह पता चला कि उस व्यक्ति की सूझबूझ के कारण उनकी जान बच गई है तो वे उससे माफ़ी मांगने लगे और उसकी प्रशंसा करने लगे। गार्ड ने पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरा नाम है डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। नाम सुनकर सब स्तब्ध रह गए। दरअसल उस समय तक देश में डॉक्टर विश्वेश्वरैया की ख्याति फैल चुकी थी। तो ऐसे थे हमारे डॉक्टर विश्वेश्वरैया जी। नमस्कार, मैं सुमन मोहिनी। आज इंजीनियर्स डे यानी कि अभियंता दिवस पर मैं आपके सामने एक लेख लेकर उपस्थित हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर आपको लेख पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मैं शुरू करती हूँ। लेख कुछ इस प्रकार से है। डॉक्टर विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर, जो कि अभी कर्नाटक है, के कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर तालुक में 15 सितंबर 1860 को एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री तथा माता का नाम वेंकचम्मा था। पिता संस्कृत के विद्वान थे। विश्वेश्वरैया ने प्रारंभिक शिक्षा जन्म स्थान से ही पूरी की थी। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन धन का अभाव होने के कारण उन्हें बच्चों को ट्यूशन देना पड़ा। विश्वेश्वरैया ने 1880 में बीए की परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त किया। इसके बाद मैसूर सरकार की मदद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पूना के साइंस कॉलेज में दाखिला लिया। 1883 की एलसीई व एफसीई, जो कि वर्तमान समय की बीई उपाधि की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपनी योग्यता का परिचय दिया। इसी उपलब्धि के चलते महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें नासिक में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया। दक्षिण भारत के मैसूर, कर्नाटक को एक विकसित एवं समृद्धशाली क्षेत्र बनाने में एमवी का अभूतपूर्व योगदान है। डॉक्टर विश्वेश्वरैया को
एमवी के नाम से भी संबोधित किया जाता था। जब देश स्वतंत्र नहीं था तब कृष्णराज सागर बांध, भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर संदल ऑयल एंड सोप फैक्ट्री, मैसूर विश्वविद्यालय, बैंक ऑफ मैसूर समेत अन्य कई महान उपलब्धियां एमवी ने कड़े प्रयास से ही संभव हो पाई। इसलिए इन्हें कर्नाटक का भगीरथ भी कहते हैं। जब वह केवल 34 वर्ष के थे उन्होंने सिंधु नदी के सुक्कूर कस्बे को पानी की पूर्ति भेजने का प्लान तैयार किया, जो सभी इंजीनियरों को पसंद आया। सरकार ने सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के उपायों को ढूंढने के लिए एक समिति बनाई। इसके लिए एमवी ने एक नए ब्लॉक सिस्टम को इजाद किया। उन्होंने स्टील के दरवाजे बनाए जो कि बांध से पानी के बहाव को रोकने में मदद करता था। उनके इस सिस्टम की प्रशंसा ब्रिटिश अधिकारियों ने भी की। आज यह प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जा रही है। विश्वेश्वरैया ने मूसा एवं ईसा नामक 2 नदियों के नाम को बांधने के लिए भी प्लान तैयार किए। इसके बाद इन्हें मैसूर का चीफ इंजीनियर नियुक्त किया गया। विश्वेश्वरैया लोगों की आधारभूत समस्याओं जैसे अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी आदि को लेकर भी चिंतित थे। फैक्ट्रियों का अभाव, सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भरता तथा खेती के पारंपरिक साधनों के प्रयोग के कारण समस्याएं जस की तस थीं। इन समस्याओं के समाधान के लिए विश्वेश्वरैया ने इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के गठन का सुझाव दिया। मैसूर के कृष्णराज सागर बांध का निर्माण कराया। कृष्णराज सागर बांध के निर्माण के दौरान देश में सीमेंट नहीं बनता था। इसके लिए इंजीनियरों ने मोर्टार तैयार किया जो सीमेंट से भी ज़्यादा मजबूत होता था। 1912 में विश्वेश्वरैया को मैसूर के महाराजा ने दीवान यानी मुख्यमंत्री नियुक्त किया। विश्वेश्वरैया शिक्षा की महत्ता को भली भांति समझते थे। लोगों की गरीबी व कठिनाइयों का मुख्य कारण वह अशिक्षा को मानते थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में मैसूर राज्य में स्कूलों की संख्या को 4,500 से बढ़ाकर 10,500 कर दिया था। इसके साथ ही विद्यार्थियों की संख्या भी 1,40,000 से 3,66,000 तक पहुंच गई थी। मैसूर में लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल तथा पहला फर्स्ट ग्रेड कॉलेज, जिसका नाम महारानी कॉलेज था, खुलवाने का श्रेय भी विश्वेश्वरैया को ही जाता है। उन दिनों मैसूर के सभी कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध थे। उनके ही अथक प्रयासों के चलते 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो देश के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। इसके अलावा उन्होंने श्रेष्ठ छात्रों को अध्ययन के लिए विदेश जाने हेतु छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की। उन्होंने कई कृषि, इंजीनियरिंग व औद्योगिक कॉलेजों को भी खुलवाया। वह उद्योग को देश की जान मानते थे, इसलिए उन्होंने पहले से मौजूद उद्योगों जैसे सिल्क, संदल, मेटल, स्टील आदि को जापान व इटली के विशेषज्ञों की मदद से और अधिक विकसित किया। धन की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने 1913 में बैंक ऑफ मैसूर खुलवाया। इस धन का उपयोग उद्योग धंधों को विकसित करने में किया जाता था। 1918 में विश्वेश्वरैया दीवान पद से सेवानिवृत्त हो गए। औरों से अलग विश्वेश्वरैया ने 44 वर्ष तक और सक्रिय रहकर देश की सेवा की। सेवानिवृत्ति के 10 वर्ष बाद भद्रा नदी में बाढ़ आ जाने से भद्रावती स्टील फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री के जनरल मैनेजर को, जो कि एक अमेरिकन थे,
ने स्थिति बहाल होने में 6 महीने का वक्त मांगा, जो कि उनके हिसाब से बहुत अधिक था। उन्होंने उस जनरल मैनेजर को तुरंत हटाकर और भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षित कर तमाम विदेशी इंजीनियरों की जगह नियुक्त कर दिया। मैसूर में ऑटोमोबाइल तथा एयरक्राफ्ट फैक्ट्री की शुरुआत करने का सपना मन में संजोए विश्वेश्वरैया ने 1935 में इस दिशा में कार्य शुरू किया। बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स तथा मुंबई की प्रीमियर ऑटोमोबाइल फैक्ट्री उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है। 1947 में वह ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। उड़ीसा की नदियों की बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की। इसी रिपोर्ट के आधार पर हीराकुंड तथा अन्य कई बांधों का निर्माण हुआ। उनके इंजीनियरिंग के असाधारण कार्यों में मैसूर शहर में कन्नमबाड़ी या कृष्णराज सागर बांध बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य था। उसकी योजना सन 1909 में बनाई गई थी और सन 1932 में यह पूरा हुआ था। बम्बई प्रेसिडेंसी में कई जलाशय बनाने के बाद सिंचाई व विद्युत शक्ति के लिए उन्होंने कावेरी नदी को काम में लाने के लिए योजना बनाई। विशेषकर कोलार स्वर्ण खदानों के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण थे। कृष्णराज सागर बांध भारत में बना सबसे बड़ा जलाशय था। इस बहुउद्देशीय परियोजना के कारण अनेक उद्योग विकसित हुए, जिसमें भारत की विशालतम चीनी मिल मैसूर चीनी मिल भी शामिल है। अपनी दूरदृष्टि के कारण विश्वेश्वरैया ने परिस्थिति विज्ञान के पहलू पर भी पूरा ध्यान दिया। मैसूर शहर में आने वाले प्रत्येक यात्री कृष्णराज सागर बांध और उसके पास ही स्थित प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन देखना एक आवश्यक कार्य मानता था। वहाँ फव्वारों का जलप्रपात, मरमर पक्षी और आकर्षक फूलों की बहुतायत देखते ही बनती थी। वह किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने में विश्वास करते थे। 1928 में पहली बार रूस ने इस बात की महत्ता को समझते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार की थी, लेकिन विश्वेश्वरैया ने 8 वर्ष पहले ही 1920 में अपनी किताब रीस्ट्रक्चरिंग इंडिया में इस तथ्य पर जोर दिया था। इसके अलावा 1935 में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया भी लिखी। 98 वर्ष की उम्र में भी वह प्लानिंग पर एक किताब लिख रहे थे। देश की सेवा ही विश्वेश्वरैया का उद्देश्य था। 1955 में उनकी अभूतपूर्व और जनहितकारी उपलब्धियों के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 1952 में वह पटना गंगा नदी पर राजेंद्र सेतु पुल निर्माण की योजना के संबंध में गए। उस समय उनकी आयु 92 वर्ष थी। तपती धूप थी और साइट पर कार से जाना संभव नहीं था। इसके बावजूद वे साइट पर पैदल ही गए और लोगों को हैरत में डाल दिया। विश्वेश्वरैया ईमानदारी, त्याग, मेहनत इत्यादि जैसे सद्गुणों से संपन्न थे। उनका कहना था, कार्य जो भी हो, लेकिन वह इस ढंग से किया जाए कि वह दूसरों के कार्य से श्रेष्ठ हो। भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने 100 वर्ष से अधिक की आयु पाई और अंत में सक्रिय जीवन व्यतीत किया। जब वह 100 वर्ष के हुए तो भारत सरकार ने डाक टिकट जारी कर उनके सम्मान को और बढ़ाया। 101 वर्ष की दीर्घायु में 14 अप्रैल 1962 को उनका स्वर्गवास हो गया। उन्हें फादर ऑफ इंजीनियर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपको ये लेख कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं भी एक इंजीनियर हूँ
मेरी तरफ से सभी इंजीनियरों को इंजीनियर दिवस की या अभियंता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। धन्यवाद।